नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज सिकंदर का विश्व विजय अभियान देखेंगे तथा उसी के साथ साथ भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों को भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने मगध साम्राज्य को देखा था, क्या उससे पहले धार्मिक आंदोलनों को देखा था। तो मगध साम्राज्य की अगली कड़ी में सिकंदर का विश्व विजय अभियान, इसको देखेंगे। सिकंदर कहाँ से चलता है, कहाँ का विजय करता है और कैसे भारत तक पहुँचता है। उससे पहले भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों को देखेंगे, उसके बाद सिकंदर के अभियान को देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, जो भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया जाता है। ईरानी भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी थे। जो ईरानी थे ना, ये भारत पर आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी थे। साइरस द्वितीय ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य ईरान में हकमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। जो साइरस द्वितीय होता है ना, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो हकमनी साम्राज्य होता है ना, ईरान में उसकी स्थापना करता है। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस के द्वारा किया गया, लेकिन वह असफल रहा। जो ये साइरस द्वितीय था ना, जो हकमनी साम्राज्य का था, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। ईरान के राजा कुरुस या साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जिसे कहते हैं, ने 516 ईसा पूर्व में कंबोज, पश्चिमी गांधार, सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। जो डेरियस प्रथम था ना, दारा प्रथम, ये उसका साइरस का उत्तराधिकारी था। इसने फिर विजय भारत पर हासिल की। तो पहले भारत पर सबसे पहले विजय हासिल करने वाला दारा प्रथम था, तो पहला आक्रमण करने वाला साइरस द्वितीय था। इसने हिंदू कुश दर्रा के माध्यम से आक्रमण किया और 516 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत सिंध और पंजाब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसकी जानकारी उसके 3 अभिलेखों बेहिस्तून, पारसीपोलिस और नक्शे रुस्तम से मिलती है। दारा ने पश्चिमी भारत को अपने राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इसकी जानकारी हेरोडोटस के अनुसार मिलती है। जो हेरोडोटस अभी आगे पढ़ेंगे ना गुप्त काल में, तो हेरोडोटस जो आता है ना, इसके द्वारा ये जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने 20वां प्रांत, भारत के भागों को जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाया। चलिए आगे अगला आक्रमणकारी यूनानी आक्रमणकारियों को देखते हैं। यूनानी आक्रमणकारी या सिकंदर का आक्रमण, जो यूनानी था वो सिकंदर था, जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, जिसके सबूत या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिकंदर मकदूनिया या मैसेडोनिया का ग्रीक का प्रशासक था या राजा था। वह अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। सत्य यह है कि पृथ्वी का मात्र 15% भाग ही वह जीत पाया था। जैसे लोग नहीं कहते सिकंदर विश्व विजेता था, लेकिन वह पृथ्वी का मात्र 15% भाग पर ही अपना आधिपत्य जमा पाया था। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, ये मेसोपोटामिया है, गलत हो थोड़ा, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गांझा, बक्ट्रिया और भारत के कांधार, प्राचीन भारत के हिस्से पर विजय के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर उसको हिंदू राजा पोरस पुरु से हार का सामना करना पड़ा और फारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य में करीब 40 गुना बड़ा था। जो फारसी साम्राज्य था ना, अभी फारसी साम्राज्य देखेंगे, फारस पे वो विजय हासिल करता है। वो फारसी साम्राज्य उसके साम्राज्य से लगभग 40 गुना बड़ा था। इस तरीके से सिकंदर आता है। अब सिकंदर के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद सिकंदर के आक्रमणों को देखेंगे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर की माँ ओलंपियास उसके पिता फिलिप द्वितीय की तीसरी या चौथी पत्नी थी। जो इसकी माँ थी ना, वो जो उसके पिता फिलिप द्वितीय थे, उसकी तीसरी या चौथी पत्नी थी।
इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने परिवार में पहले लड़के को जन्म दिया था। जो ओलंपियास थी ना सिकंदर की माँ, उसने सबसे पहले सिकंदर को जन्म उसके परिवार में दिया था। सिकंदर के रूप में उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी को दिया था। फिलिप ने और भी शादियां की थी जिसमें क्लियोपेट्रा का नाम भी की महिला भी थी, जिन्होंने सिकंदर और उसकी मां के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी, क्योंकि क्लियोपेट्रा बहुत सुंदर थी। और उसी के बाद सिकंदर का प्रतिद्वंदी तथा उसका छोटा भाई सौतेला भाई भी आता है, जिससे उसे उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। चलिए, और माँ और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वे पूरी तरह से मैसेडोनिया का खून नहीं है, क्योंकि जो ओलंपियास थी ना सिकंदर की माँ, वो जो थी वहाँ की नहीं थी, वो बाहर से आई थी। इसलिए उनको लगता था कि वो उनका खून नहीं है पूर्ण रूप से, और जो क्लियोपेट्रा थी वो वहीं की थी, और क्लियोपेट्रा उन्हीं के वंशज का खून होगी, जो उसकी संतान होगी। ये सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से नुकसानदेह थी। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की ये कमजोरियां थी कि सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र जरूर था, पर उसकी माता यूनानी नहीं थी, वो बाहर की थी, और जो क्लियोपेट्रा थी वो वहीं की यूनानी थी। 20 वर्ष की आयु में अरस्तु से शिक्षा प्राप्त कर सिकंदर राज्य में वापस आए। जो सिकंदर के गुरु अरस्तु होते हैं वो सिकंदर को शिक्षित करते हैं, तथा सिकंदर उनसे 20 वर्ष की आयु में शिक्षा लेकर वापस अपने राज्य में आ जाता है। उसी समय फिलिप ने वाइचेटियम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सिकंदर को राज्य का प्रभारी बनाकर उसकी देखरेख पे छोड़ दिया। जो सिकंदर को यहाँ का युवराज या उत्तराधिकारी वहां का बनाकर उसे छोड़ दिया कि इस एक प्रशासन दे दिया एक विभाग का, वो देखने के लिए। उसके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी, और गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मारा गया। तो इससे यह नहीं पता लग पाया कि सिकंदर के पिता की हत्या किसने की थी। इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर और सिकंदर के मां के षड्यंत्र ने ही उसके पिता की हत्या करवाई थी, क्योंकि उत्तराधिकारी का संघर्ष जारी था। तो उन्हें डर था कहीं क्लियोपेट्रा के बेटे को वो राजा ना बना दे था, जिसके बाद एक नए राजा बनने का संघर्ष शुरू होता है। और अपने एक सौतेले भाई फिलिप एरिडास को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों और चचेरे भाइयों और उनके लोगों को मार डाला। जो उनके प्रतिद्वंदी थे जितने सारे, उनको सबको मार डाला। केवल अपने एक छोटे भाई सौतेला भाई था फिलिप एरिडास को छोड़ दिया, बाकी सबको इसने मार दिया जो उनके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उनमें से कुछ तो बहुत ही क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारा गया। सबको इसने सिकंदर ने मार दिया, अपने प्रतिद्वंदियों को किसी को रखा ही नहीं जो उसके वर्चस्व के आंच उठा पाए। आगे देखते हैं। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गया। ये राजा बन गया और सबको मार डाला। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा प्रारंभ कर दी। अब सिकंदर की विजय यात्रा देखते हैं। सन 334 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। जो फारस का साम्राज्य था ना, उससे 40 गुना उसके साम्राज्य से उसमें सेना इसकी दाखिल होती। उस समय फारस का साम्राज्य राजा डेरियस तृतीय को हराया। जो उस समय का राजा डेरियस तृतीय था, उसको इसने सिकंदर ने हरा दिया। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उसकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गए। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे राजा पोरस आगे देखने को मिलेगा। लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था कि बस बहुत हो गया। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहां रहना बेहद नागवार लग रहा था, क्योंकि सैनिकों को बहुत सारा समय हो चुका था। वो भी अपने घर को वापस जाना चाहते थे, बहुत थक चुके थे, इसलिए वो भारत की ओर जाना नहीं चाहते थे।
भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैल गई कि सिकंदर मारा गया, तो मध्य एशिया में मौजूद उनकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुआ था। जो सिकंदर था वो घायल हुआ था, लेकिन पूरे जो उनकी सेना थी उसमें यह अफवाह फैल गई कि सिकंदर मारा गया, तो सेना में भगदड़ हो गई, तो सेना पीछे बढ़ने के लिए मजबूर होने लगी। रिचल मेयर्स है ना, उनका कहना है कि सिकंदर को लगातार सैन्य अभियान से समाप्त होने और वापस लौटने के तीन बड़े कारण थे। सेना के अंदर विरोध, सामान और रसद की सप्लाई में कठिनाई और इलाके की मुश्किलें और मौसम। जो सेना उसकी लगातार आगे न बढ़ पाई, इसके प्रमुख तीन कारण माने जाते हैं कि सेना के अंदर विरोध होने लगा था। कुछ कहते थे कि हम वापस जाएंगे, बहुत समय हो चुका अपने बच्चों के पास में, विवेक पास में, लेकिन कुछ का मानना था कि युद्ध में आगे चलेंगे, इसलिए सेना के अंदर विरोध बढ़ गया था। सामान और रसद, ईरान वगैरह थोड़ा मरुस्थल टाइप में एरिया है, वहां पर सामान रसद वगैरह खाने पीने की चीजें कम मिल पाती थी, इसमें कठिनाई ज्यादा होती थी, इसलिए वहां पे सामान रसद की सप्लाई में कठिनाई हो रही थी। इलाके और मुश्किलें, मौसम, जो मौसम था यहाँ का थोड़ा अलग था, वहाँ का अलग था, जो वहाँ पे शासन करता था, इसलिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। सिकंदर भारत की समृद्धि से आकर्षित हुआ। इसके अलावा यह माना जाता है कि उसने भौगोलिक जांच और प्राकृतिक इतिहास का भी बहुत शौक था। जो सिकंदर था ना, उसे भौगोलिक स्थितियां देखने तथा जगह जगह जाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए उसने आक्रमण को ज्यादा अंजाम दिया। सिकंदर के आक्रमण से ठीक पहले उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के झेलम हाइड्रोस्पेस के क्षेत्र में पोरस जैसे छोटे राजाओं का शासन था। वो भारत की ओर बढ़ जरूर रहा था, लेकिन आम्भी अभी मिलेंगे, आम्भी के बाद पोरस राजा मिलेंगे, छोटे छोटे राजाओं का भी शासन था, जिनके बाद ही उसे भारत में प्रवेश मिल सकता था। सिकंदर ये आगे बढ़ता हुआ, नदियों को पार करता हुआ, ये आगे आम्भी की ओर बढ़ रहा है और आगे चलकर आम्भी आत्मसमर्पण करेगा, उसे भी हम देखेंगे। ये सिकंदर है, अपनी सेना के साथ नदियों को पार करता हुआ भारत की ओर बढ़ता हुआ। चलिए, इतिहासकारों का मानना यह है कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अलग क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों के मोहलत नहीं दी। इसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। मतलब कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिकंदर भारत पे कामयाबी ना पाने की वजह से उसने अगला कामयाबी का जरिया अरब को सोचा तथा अरब पे आक्रमण करने की सोचा, लेकिन उसको ये मौका नहीं मिला और उसके रास्ते में ही मौत हो जाती है। सन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन, वर्तमान में इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमयी बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग मलेरिया बताते हैं, कुछ कहते हैं कोई अलग तरीके की बीमारी थी, उनकी बीमारी का कुछ पता नहीं लग सका। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाला इन्फेक्शन था और कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु का कारण मलेरिया की वजह थी। तो कुछ वहां पे लोग ऐसा मानते हैं कि उनके घाव ज्यादा हो गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। जो राजा पोरस के जो युद्ध हुआ था साथ में, उसमें सिकंदर था बहुत घायल हो चुका था, उसके कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि फारस में उस टाइम मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसके कारण सिकंदर की और उसकी सेना की में काफी लोगों की मौत हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 303 ईसा पूर्व में, ये गलत छपा है, माफ करिए, 323 होगा यहाँ पे, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के रास्ते में हो गई। सिकंदर का मकबरा अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। जो सिकंदर का मकबरा है ना, वो अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। इसे उसका जो जल सेनापति होता है निरयाकस, वो ले जाता है, वहां पर उसे दफन करता है। सिकंदर ही एक ऐसा राजा था जो 3 महाद्वीप की सैर करता है, यूरोप से चलता है, उसके बाद एशिया में पूरा जीवन बिताता है, उसके बाद मृत्यु के बाद दफनाया अफ्रीका में जाता है। चलिए आगे मानचित्र में
सिकंदर का राज्य क्षेत्र, ये सिकंदर का अधीन क्षेत्र था। यहाँ पे इसका जन्म होता है, यहाँ से चलते हुए इसकी जीवन यात्रा यहाँ पे जीतता हुआ, इजिप्ट को जीतता हुआ, फिर इधर आता हुआ पूरा ये कवर करता है। यहाँ पर आके इसे जो नदी पार नहीं कर पाता है और यहाँ से इसे वापस जाना पड़ता है। ये सिकंदर का पूरा जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा लगभग था। सिकंदर और राजा आम्भी। राजा आम्भी का साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। उनका राज्य सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच विस्तृत था। जो आम्भी राजा थे ना, उनका राज्य सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने तुरंत आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब सिकंदर आया तो सिकंदर के साथ युद्ध न करके सिकंदर ने दो प्रस्ताव रखे, या तो आप युद्ध करिए या आत्मसमर्पण कीजिए। तो आम्भी राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध नहीं किया। सिकंदर की सेना को बढ़ाया और उसे खजाने से भर दिया। जो मतलब आत्मसमर्पण करने के बाद सिकंदर की सेवा सत्कार की तथा उसे बहुत सारा खजाना, बैल वगैरह और युद्ध के लिए घोड़े वगैरह दिए थे। आम्भी पोरस का ममेरा भाई था। जो आम्भी था ना, अभी देखेंगे, पोरस आम्भी के पिता की हत्या करेंगे, इस कारण से इन दोनों में दुश्मनी होती, वो अभी आगे देखेंगे। आम्भी पोरस का ममेरा भाई था। कुछ तो पोरस से ईर्ष्या के कारण और कुछ अपनी कायरता के कारण उसने स्वेच्छा से सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और पोरस के विरुद्ध युद्ध में सिकंदर का साथ दिया। उसने सिकंदर से कहा कि आप भारत जाइए और रास्ते में पोरस पड़ेगा, उसे जीतते हुए ही जरूर जाइए। और इस तरीके से उसने अपने राज से होकर पोरस तक जाने का रास्ता दिया। और इसका मेन कारण पोरस द्वारा उसके पिता की हत्या करना था, वो भी हम आगे देखेंगे। इसलिए उसकी दुश्मनी चलती थी। थे तो वो मेरे भाई, लेकिन दुश्मनी चलती थी। सिकंदर ने जब सिंधु नदी पार किया तब आम्भी ने अपनी राजधानी तक्षशिला से चांदी की वस्तुएं, भेड़े और बैल भेंट कर स्वागत किया। जो हमने अभी बताया था ना, घोड़े बैल भेंट किए थे। तक्षशिला के राजा सिकंदर महान और उसके सैनिक को कई तरीके की सहायता प्रदान की गई। उन्होंने सिंधु नदी पार करने के लिए एक पुल का निर्माण करके भी उसकी मदद की, जिस समय राजा आम्भी तक्षशिला का राजा था, उस समय तक्षशिला का कुलपति चाणक्य था और उस समय मगध का राजा घनानंद था। ये याद रखिए, जब समय मगध का राजा धनानंद था ना, ये घनानंद गलत हो गए, धनानंद होता है, धनानंद था। उसी समय जो तक्षशिला के कुलपति, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, विश्वविद्यालय, उसके जो कुलपति थे वो चाणक्य थे। उसी समय जो होता है सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। जब सिकंदर के सेनापति और उसके पूर्वी साम्राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय भी पंजाब चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था और आम्भी का अंत कर चंद्रगुप्त ने कर दिया। जो सिकंदर का सेनापति होता है ना, अभी हम आगे देखेंगे, सेल्यूकस निकेटर, जो हमला करता है भारत पर पुनः, उस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। हालांकि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का कभी आमना सामना नहीं हुआ, ना ही कोई युद्ध हुआ, बल्कि सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था सिकंदर की मृत्यु के बाद। उस समय राजा आम्भी को चंद्रगुप्त के द्वारा मार दिया जाता है और उसका राज्य भी अपने राज्य में मिला लिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा अभी हम मौर्य काल में देखेंगे, उसकी सीमाएं ईरान तक, ये आप देख सकते हैं मानचित्र में। सिकंदर का पूरा विश्व जितना राज्य था वो इस तरीके से था। यूनान में पेला में इसका जन्म होता है, वहां से ये यूरोप में पड़ता है पेला, यहाँ पे इसका जन्म होता है। यहाँ से चल के ये पूरी जवानी अपनी यहाँ पर एशिया में बिताता है। उसके बाद मृत्यु के बाद अफ्रीका में दफनाया जाता है। ये अलेक्जेंड्रिया है ये शहर इसका। इसके बाद यहाँ पर एक सिकंदरिया शहर भी, वो आगे हम पढ़ेंगे जब विश्व का पढ़ेंगे इतिहास, उसमें सिकंदरिया शहर को भी पढ़ेंगे। ये सब बसाए गए थे इसके द्वारा तथा इसके सेनापतियों द्वारा। ये पूरा अलेक्जेंडर का पूरा क्षेत्र है।
जितने में ये इसने जीत हासिल की थी। तो आप देख सकते हैं ये यूरोप में पैदा होता है, एशिया पूरा जीतता है यहाँ पर, उसके बाद दफन अफ्रीका में होता है। विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा जो 3 महाद्वीपों में जिसके 3 चरण गुजरते हैं। पूरी जवानी यहाँ पर एशिया में बीत जाती है, जन्म होता है यूरोप में तथा दफन होता है अफ्रीका में। चलिए अब आगे राजा पोरस को देखते हैं। सिकंदर और राजा पोरस। पोरस ने हाइड्रोस्पीस, झेलम और एसिनेस चिनाव नदियों के बीच के इलाके पर शासन किया। जो पोरस था ना, इसका जो राज्य था वो झेलम और चिनाव नदियों के बीच में था। अभी हमने राजा आम्बी का देखा ना, सिंधु और झेलम के बीच में था, इसका झेलम और चिनाव के बीच में है। आगे हम देखेंगे जो सिकंदर होता है वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता और वहीं से भारत से वापस लौट जाता है। पड़ोसी राज्य के साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध थे। उसने अपने मामा आम्बी के पूर्व शासक आम्बीराज की हत्या कर दी थी। जो हमने देखा था ना, जो आम्बी राजा थे ना, उनके पिता आम्बीराज जो इसके मामा थे ना पोरस के, उसकी पोरस ने हत्या कर दी थी। इस कारण दोनों में आपस में शत्रुता थी। झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। युद्ध के बाद सिकंदर की थकी हुई सेना ने ब्यास विपाशा नदी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर ने लगभग 19 महीने 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा था। इसे हाइड्रोस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को हराया, परंतु कुछ विद्वान इस प्रकार मानते हैं, जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पोरस ने सिकंदर को हरा दिया था तथा बाद में दोनों के बीच में संधि होती है। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि सिकंदर ने पोरस को हराया था तथा फिर संधि हुई थी। लेकिन फिलहाल में संधि हुई थी दोनों के बीच में। लेकिन ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि राजा पोरस ने सिकंदर को हराया था, पर कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। 328 में अलेक्जेंडर ने भारत में, ये गलत छप गया, 328 326 होगा यहाँ पे 326 में अलेक्जेंडर ने भारत में पोरस की सेना को हराया, लेकिन वो पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। ये मिलता है ना कि सिकंदर ने हराया तो, लेकिन उसके पराक्रम से प्रभावित हुआ और उसे फिर से राजा बना दिया। अलेक्जेंडर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। जो राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ ना, वो सिकंदर की इसलिए और दुर्बलता सबसे बड़ी थी क्योंकि सिकंदर यहाँ के वातावरण से अनभिज्ञ था, यहाँ के वातावरण को जानता नहीं था। उसी के साथ उसने पहली बार हाथियों के साथ युद्ध किया था। अभी तक सिकंदर हमेशा जो बराबर के राजा वो घोड़ा से साथ युद्ध करते थे, लेकिन जो पोरस के राजा थे ना, उसके सामने पहली बार हाथियों के साथ युद्ध करने आए, जिससे घोड़ा पीछे हटने लगा तथा सिकंदर की सेना माना जाता है कि पीछे हट गई। उसके साथ ही झेलम नदी में बरसात का टाइम चल रहा था, पानी बरस रहा था, झेलम नदी में बाढ़ भी आ गई और हाथी पानी में मदमस्त हो जाता है पानी बरसने पे, तथा घोड़ा डरकर पीछे हटता है। इसलिए भी सिकंदर की हार मानी जाती है। मेन कारण कुछ ये रहे थे, पर कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सिकंदर ने, अभी हम राजा बता रहे थे ना, राजा पोरस ने हाथियों पर बैठकर युद्ध किया था। हाथियों के साथ में इनके पास हाथियों की सेना बहुत बड़ी थी तथा सिकंदर पैदल तथा घोड़ों से युद्ध कर रहा था, इसलिए भी इसकी सेना हारने के प्रमुख कारण थे। राजा अम्बी के पास हाथी बहुत सारे थे। हाथियों को देखकर घोड़े पीछे हटने लगे तथा हाथी उस समय झेलम नदी थी, उसमें बाढ़ भी आ गई थी तथा पानी बहुत तेज बरस रहा था। इसमें हाथी अत्यंत मदमस्त हो गए तथा घोड़ों को बुरी तरीके से कुचलने लगे, जिससे सिकंदर की सेना डरकर भागने लगी तथा सिकंदर भी इस युद्ध में काफी घायल होता है, जिससे आगे चलकर उसकी मृत्यु हुई थी। हमने अब देखा था पीछे। ये रहा राजा आम्बी और ये रहा सिकंदर। चलिए अब आगे
और देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेल या बुसेफेल्स भी था। ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर का जन्म पेला में हुआ था। अभी हमने डायग्राम में देखा ना, यूरोप में पेला है ना, वहां पर इसका जन्म होता है। जवानी तथा युद्ध करते हुए ये पूरा एशिया में बिताता है तथा मौत के बाद अफ्रीका में दफनाया जाता है। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियास था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर की पत्नी का नाम रोक्साना था या रोक्साना था। अब जो फारस में ये युद्ध करते हैं ना, उस टाइम पे क्या करते हैं, जो फारस को जीतते हैं तथा वहां पे बहुत सारी लड़कियों के साथ में जो इसके सेनापति होते हैं तथा सैनिक होते हैं वो शादी करते हैं तथा सिकंदर भी अपने लिए 2-3 लड़कियां चुनता है। उन्हीं से ये वहां पे शादी भी करता है। जब फारस का युद्ध करता है, फारस को बुरी तरीके से जीतता है और वहां पे ये सब करता है। बहुत समय टाइम फारस में ही ये बिताता है। उसी टाइम ये शादी करता है 2-3 लड़कियों के साथ में तथा अपने सेनापतियों से भी कि वो भी बोलता है कि आप लोग भी शादी करें तथा सैनिकों भी वहां की लड़कियों के साथ में शादी करते हैं। मृत्यु का स्थान इसका बेबीलोन है। सिकंदर की हिम्मत आगे युद्ध करने की हाइड्रोस्पीस के युद्ध के बाद टूट गई। जो आपने झेलम का युद्ध पढ़ा था ना, उस युद्ध के बाद में इसकी जो सेना थी उसकी आगे युद्ध करने की हिम्मत टूट गई, क्योंकि इसमें सिकंदर भी बहुत ज़्यादा घायल हुआ था तथा उसकी सेना भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी। सिकंदर का कोई भी युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नहीं हुआ था, बल्कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति के साथ हुआ था। जैसे काफी लोग कहते हैं ना, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का सामना हुआ था, कभी नहीं कोई युद्ध हुआ था, बल्कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति के साथ में हुआ था। बहुत बाद होता है, वो भी हम आगे मौर्य काल पढ़ेंगे ना, 305 ईसा पूर्व में लगभग युद्ध होगा, उसे हम देखेंगे। तो चंद्रगुप्त की सत्ता में आने से पहले ही सिकंदर महान का अभियान समाप्त हो चुका था। जो इसे हम बता रहे थे ना, चंद्रगुप्त की सत्ता में आने से, चंद्रगुप्त सत्ता में 322 ईसा पूर्व में आएंगे, लेकिन जो सिकंदर होता है वो 323 ईसा पूर्व में ही मर जाता है। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, 326 में आक्रमण किया, 325 में 19 महीने रहने के बाद में भारत छोड़ देता है और उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीपों के क्षेत्र में यूनान शासकों को सौंप देता है। जो इसके सेनापति होते हैं ना, उनको सौंप कर आगे चला जाता है और वहीं पर रास्ते में बेबीलोन में इसकी मौत हो जाती है और वहीं पर इसे सिकंदर के प्रमुख सेनापति टालेमी, कैसांडर, सेल्यूकस, एंटीगोनस, अभी सेल्यूकस निकेटर है ना, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। ये मौर्य काल में फिर से मिलेगा हमें, जब युद्ध होगा ना सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य का, उस टाइम पे ये हमें फिर से देखने को मिलेगा। इसी को सत्ता बांटकर इन्हीं में चले जाते हैं। सिकंदर का जल सेनापति होता है, इसे निर्याचरस भी बोलते हैं या निर्याचस भी बोलते हैं। ये जो होता है ना, यही सिकंदर को वहां पर अफ्रीका में ले जाकर दफनाता है। सिकंदर की मृत्यु से पूर्व 3 इच्छाएं रहती हैं। विश्व को जीतने वाला सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है, उसको भी मरते टाइम 3 इच्छाएं उसकी रह गई थी। वो इस प्रकार हैं, जो मरते टाइम उसने 3 इच्छाएं कही थी। मेरे चिकित्सक ही मेरे ताबूत को ले जाएंगे, क्योंकि वो बीमार था, आपको पता है ना, बीमारी के कारण ही उसकी मौत होती है। तो वो बोलता है कि जो लोग मेरा इलाज कर रहे हैं ना, वही मेरा ताबूत दफन करेंगे। उसने ये बात क्यों कही थी ये कोई नहीं जानता, या तो उसे ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज थी और जो संक्रमण से फैलती थी, इसीलिए उसने कहा था कि ये लोग मेरा इलाज नहीं कर सके हैं, तो इन्हें भी हो सकता है ये बीमारी हो जाए, बाद में ये भी मर जाएंगे, इस कारण से भी हो सकता है ये कहा हो। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसे बीमारी ऐसी थी जो उसके समझ में ऐसा था कि जो संक्रमण से फैलती है, तो अगर हो सकता है कि वो ताबूत मेरा लेकर जाएंगे तो उनको भी वो बीमारी हो जाएगी और वो भी मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा सही से इलाज नहीं कर सके। जब मेरा ताबूत कब्र में ले जाया जाए तो कब्रिस्तान की ओर जाने वाले रास्ते पर मेरे द्वारा एकत्र की गई संपत्ति प्रदर्शन की जाए।
तो उसका ये कहना था कि जब मैं मर जाऊं तो जो मैंने जितनी संपत्ति इकट्ठी की है, तो जब कब्रिस्तान में मेरा दफनाया जाए तो रास्ते में पूरी संपत्ति रास्ते में लगा दी जाए, जो मेरा उसके बीच से सब निकाला जाए। अलेक्जेंडर ने कहा, मेरी तीसरी आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ मेरे ताबूत के बाहर लटकते रहें। उसका ये मानना था कि जो भी देखेगा ना वो ये समझेगा कि सिकंदर महान, पूरी दुनिया जीतने वाला आखिर जा रहा है क्या, कुछ नहीं लेकर हाथ में। इसीलिए उसने कहा था कि पूरा मेरे दोनों हाथ मेरे ताबूत के बाहर रहने चाहिए, जिसे दुनिया वाले देखें कि सिकंदर ने सब कुछ जीतने के बाद भी हाथ उसके खाली हैं और वो इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा पाया। उसका ये मानना था। ये उसके 3 कथन थे जो बहुत ही दार्शनिक तरीके से थे, क्योंकि वो एक महान दार्शनिक अरस्तू का शिष्य था। इसीलिए उसने दार्शनिक तौर पे ये बातें कही थी, जिसे आपने देखा है। इसी के साथ सिकंदर का अभियान खत्म होता है और आगे चलकर हम और काल को देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।